सो हेलो क्लास 11 जो भी बच्चे प्राइवेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोगों के लिए पूरी की पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट बना दी है। सो आ जाओ, चलते हैं स्क्रीन पे और वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से करके जाने हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। इससे अगर जिन बच्चों ने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है, सो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना, आपका काम हो जाएगा, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे क्लास 11th के इकोनॉमिक्स के हैं, जिनका भी बाई एनुअल का एग्जाम है अभी, ठीक है, प्राइवेट का एग्ज़ाम देने जो बच्चे जा रहे हैं, उनके लिए हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो बना दिए हैं, उनकी वीडियोस बना दी है। आपको पता ही होगा कि आपका जो सिलेबस है वो आपका पहली बुक जो है वो स्टैटिस्टिक्स की है, ठीक है, पहली बुक जो है वो आपकी स्टैटिस्टिक्स की है और जो दूसरी बुक है आपकी वो इंडियन इकॉनमी की है, ठीक है ना। तो इसी के लिए हमने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। और एक हमारा सबसे बड़ा ये चीज़ रहती है कि देखो, हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देते बच्चों को, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों के पास बहुत ज़्यादा कम टाइम होता है, तो इसीलिए टाइम जो है उसका भी ध्यान रखते हुए हमने 6 क्वेश्चंस पर चैप्टर ही बनाए होते हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर ने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो छोड़ दिए हैं, वो इम्पॉर्टेंट थे। भाई मेरे भाई, देखो बात ऐसी है कि 6 ही क्वेश्चंस मेरे को डालने हैं ताकि बच्चों के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना बने, तो इसीलिए ये 6 क्वेश्चन के हिसाब से अगर कोई छूट भी जाता है सो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है भाई। तो चलो नेक्स्ट बात करूँ, अगर मैं यहाँ तुम्हारे साथ नेक्स्ट बात करूँ तो एक चीज़ के ऊपर फोकस करना, यहाँ पर जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, तो इसके ऊपर देखो, सबसे पहला चैप्टर स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। ये कौन सा किसका है? स्टैट्स का है, ठीक है, स्टैट्स का है। पहला चैप्टर आपका 5 मार्क्स की वेटेज रखता है, इसको ध्यान में रखेंगे, 5 मार्क्स की वेटेज रखता है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या आएगा आपको स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, स्कोप और की फंक्शंस आपको पूछ सकता है कि क्या होते हैं स्टैटिस्टिक्स के। बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को करके जाना। आई डोंट नो कि आपके पास इनके नोट्स हैं कि नहीं है, बट यू शुड गो फॉर ChatGPT, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चंस डालो और वहाँ पर सर्च करो और उनको लर्न करो, ठीक है। अगर आप 2-3 चैप्टर एक दिन में कर लोगे तो ये कवर अप हो जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। ChatGPT पर डाल सकते हो, जेमिनी पर डाल सकते हो। जिसने भी ये नोट्स जो हैं, जिन्होंने जो नोट्स नहीं बना रखे, जिनके पास नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पर जिन बच्चों के पास नोट्स हैं वो उन नोट्स को ही प्रेफर करें और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाएं, लर्न करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे वो है स्कैरसिटी एंड चॉइस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये पूछ रहा है। वो डिफरेंस नहीं पूछ रहा है, मतलब इनका मतलब क्या है ये पूछ रहा है। एक्सप्लेन करो कि ये फंडामेंटल कोर क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, ये आपको पूछा जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स एक प्लूरल सेंस में बताना है, ठीक है, जो कि रेफ़र करता है न्यूमेरिकल डेटा को, या फिर सिंगुलर सेंस के बारे में बताना है, जो कि ये रेफ़र करता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स को। एलैबोरेट करो इनको एज ए स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और फिर उसके बाद बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, कि लिमिटेशंस क्या होती हैं स्टैटिस्टिक्स की, इनके बारे में भी पूछा जाता है। सो स्टैटिस्टिक्स डेटा कैन बी मैनिपुलेटेड टू प्रूव एनीथिंग, ठीक है, कह रहा है कि कोई भी चीज़ों को प्रूव करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा है उसको मैनिपुलेट भी किया जाता है, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। सो हमने क्या करना है कि हमने ये बताना है कि कैसे ये चीज़ें होती हैं, लिमिटेशंस क्या है स्टैटिस्टिक डेटा की, ये हम बता सकते हैं। रिसर्च डिज़ाइन क्या है, व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन, ये बताना है कि रिसर्च किस तरह से की जा सकती है, इसका मीनिंग क्या है, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एंड रोल क्या है कंडक्टिंग एन इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग क्या होती है। कुछ मेथड्स होते हैं डेटा कलेक्शन के, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग, उनको आपको डिफ्रेंशिएट करना है क्लियरली, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी नॉन सैम्पलिंग क्या होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये वही सेम चीज़ है, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग आपने पढ़ी होगी क्लासेस के अंदर, तो ये वहीं से आता है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्वेश्चन यही आएगा कि डिस्टिंग्विश करो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में, कि प्राइमरी डेटा कौन सा होता है और सेकेंडरी डेटा कौन सा होता है। आई होप कि सभी बच्चों को ये चीज़ें पता हैं। उसके पीछे कारण यही है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे। प्राइमरी डेटा वो होता है जो ऑर्गेनाइजर जो होता है, जो डेटा कलेक्ट कर रहा होता है, वो डेटा को खुद लेने जाता है, उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। और अगर सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो डेटा हम किसी से लेते हैं और उसी को अपना डेटा मान लेते हैं, उसको थोड़ा सा करेक्ट करके, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। सो डिस्कस एनी 3 प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा अलॉन्ग विद देयर सूटेबिलिटी, तो ये बताना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। राइट ए डिटेल नोट ऑन द सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में हम बताएंगे क्या होता है सेंसस ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार एग्जाम में आया है कि तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्या पता इस बार भी आ जाए। सो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, NSSO क्या होता है, ये आपको बताना है। ये एक प्राइमरी ऑफिशियल एजेंसीज हैं जो कि डेटा को कलेक्ट करती हैं, जो क्या करती हैं बच्चे, डेटा को कलेक्ट करती हैं, इनके बारे में फोकस करेंगे आप, बहुत अच्छे से इसको करके जाएंगे।
क्वेश्चन आयर क्या होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। बस ये बोला गया है इसके अंदर कि अगर हम एक फॉर्मेट बनाएं किसी भी क्वेश्चन पूछने के लिए, अगर हम फॉर्मेट बनाएं, लेट सपोज ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं, तो सबसे पहले क्या पूछना चाहिए, उसके बाद क्या पूछना चाहिए, उसके बाद कैसे होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन आयर। ठीक है, तो क्वेश्चन आयर अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये आता होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप ज़रूर इसको देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, इसेंशियल क्वालिटीज़ क्या होती हैं, कैसे एक गुड क्वेश्चन आयर बनाया जा सकता है जिससे एक्यूरेट डेटा कलेक्ट किया जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेटा के बहुत सारे तरीके हैं और उसको प्रेजेंट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर जो बहुत बार पूछा गया है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या इसके अलावा नहीं आते सर? आते हैं इसके अलावा भी, पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको आप करके जाएंगे। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल सकते हैं कि सर इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ बच्चे, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पर फिर भी अगर मैं आपको 6 क्वेश्चन पर चैप्टर दे रहा हूँ, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, जिनको ये लगता है कि अभी तक हमने कुछ स्टडी नहीं करी हुई है, तो उनके लिए ये बेटर चीज़ है। आप वो बच्चे ये सब चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वो पास तो हो ही जाएंगे, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे उनके। कंस्ट्रक्ट ए नीट एंड प्रोपोर्शनल पाई डायग्राम आपको बनाना आनी चाहिए, मल्टी बार डायग्राम आपको आनी चाहिए। बहुत आसान है यार ये, ठीक है ना, तो ये बहुत इजी है। आपको इसके लिए कुछ ना कुछ डेटा दिया गया होगा। पाई चार्ट के लिए जो पाई डायग्राम बनानी होती है, उसके लिए आपको डेटा को कुछ थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो वो कैसे निकालनी होती है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, हिस्टोग्राम आपको कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए। ओगिव क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। मोर देन लेस देन क्या होता है, ओगिव मोर देन लेस देन कैसे बनता है, कॉन्टिन्यूस क्लास, इंटरवल को डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैसे होती हैं, इनके बारे में हमको बात करनी है। तो ये हमारे हो गए 2 चैप्टर्स, या फिर आप बोलो यूनिट हो गए हैं 2 यूनिट, क्योंकि इसके अंदर ये वाला जो यूनिट था इसके अंदर कलेक्शन भी आया, ऑर्गेनाइजेशन भी आया, प्रेजेंटेशन भी आया, इवन कि ये सारे के सारे खुद में एक चैप्टर है, कंप्लीट है ना, तो ये आपको पता होगा ऑलरेडी। सो नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है स्टैटिस्टिकल टूल के बारे में बात करेंगे और इंटरप्रिटेशन कैसे होगी। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, यूनिट 3 है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा अर्थमेटिक मीन क्या होता है, किसके ऊपर पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि हर एक चीज़ के जितने भी मीन मीडियन मोड है उसके 3 मेथड्स हैं, अगर आपने पढ़े होंगे अच्छे से। तो उसमें एक मेथड आता है स्टेप डेविएशन मेथड, उसके बारे में ये पूछा जा सकता है। स्टेप डेविएशन के यहाँ पे मैंने फार्मूला भी ऐड किया हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा सो आप प्लीज़ इसको भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे और इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। वहाँ पर आपको इसकी थ्योरी कम पूछेंगे पर न्यूमेरिकल पूछेंगे, ठीक है, तो न्यूमेरिकल को फोकस करके जाएंगे। फाइंड द मीडियन क्या होता है, मीडियन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है, शो करो कैलकुलेशंस कैलकुलेटिंग द मीडियन क्लास किस तरह से शो करनी है आपने, यूजिंग द इंटरपोलेशन। अब इसमें आप मीडियन निकालने का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। मीन मीडियन मोड है तो तीनों के तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो आप मीन मीडियन मोड के लिए तीनों पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं मोड की बात करता हूँ तो कैलकुलेट करना पड़ता है हमको मोड फॉर ए कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द स्टैंडर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। जो इसका अपना फार्मूला है मोड का वो आपको यूज़ करना है इसमें। फिर उसके बाद आता है कोरिलेशन चैप्टर। कोरिलेशन चैप्टर मतलब अब आप मान के चलो कि कोरिलेशन चैप्टर क्या है सर, अगर हम बात करें तो बच्चे आपको पता होना चाहिए कोरिलेशन चैप्टर जो है वो आपका नेक्स्ट चैप्टर है इससे, ठीक है, और मीन मीडियन मोड से। कोरिलेशन चैप्टर के अंदर आपको कार्ल पियर्सन मेथड आता है, ठीक है, रैंक्स पियर्सन मेथड आता है। तो ये कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट जो है ये आपको पूछा जा सकता है, ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डेटा के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है ना, तो आपको इसको पढ़ के जाना है। स्पियर्सन में देखो स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन आपको पूछा गया है, मैंने आपको बोला कि अभी ये पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर रैंक सिस्टम होता है, ये इसमें रैंक वाली चीज़ें सॉल्व की जाती हैं, यहाँ पर एक्चुअली में वैल्यू निकालनी होती है हमको, ठीक है ना। उसके बाद हमारा लास्ट यूनिट जो आता है वो आता है इंडेक्स नंबर्स। तो इंडेक्स नंबर्स में भी हमको कुछ इतना खास पूछते नहीं है, पर इंडेक्स नंबर में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ इंडेक्स नंबर एंड कंस्ट्रक्ट करो प्राइस इंडेक्स यूजिंग द सिंपल एग्रीगेटिव मेथड्स। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड्स क्या होंगे एंड एक्सप्लेन करो हाउ इंडेक्स नंबर मेजर्स इन्फ्लेशन। जो इंडेक्स नंबर है वो कैसे इन्फ्लेशन को मेज़र करने में हेल्प करता है, ये आपको इसमें पता चल जाएगा, ठीक है भाई। अब आगे बात करते हैं मेरे भाई, अब आते हैं इंडियन इकॉनमी पे। इंडियन इकॉनमी से सर हम क्या पढ़ें? देखो बात वही है कि आप लोगों के पास इतना समय नहीं है। मैं उन बच्चों की बात कर जिन्होंने देखो पूरा साल अच्छे से पढ़ाई करी है, तो उनको तो कुछ कह नहीं सकते, पर जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है स्टिल अभी तक वो ऐसे ही बैठे हुए हैं और वो ये मतलब अभी गूगल कर रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं कि वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए तो हम पढ़ लेंगे। तो मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि अगर ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पढ़ के चले जाते हो तो इसकी श्योरिटी तो है कि तुम लोग पास होने वाले हो, ठीक है। और जिन बच्चों ने तैयारी कर ली है अगर वो भी इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाएंगे तो बहुत सारी चांसेस हैं कि उनके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं, यूनिट 4 की बात कर रहे हैं, सो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। इकॉनमी के रिफॉर्म कैसे आए, आपको पता होगा इंडियन इकॉनमी के अंदर सबसे पहले शुरू ही वहाँ से इंडियन इकॉनमी हुई है जहाँ से मतलब हम ये बोलेंगे कि जहाँ से क्या हुआ है, जहाँ जब हमको आज़ादी मिली थी उस दिन की उस शाम को हमारी इकॉनमी का क्या हाल था, उस दिन से हमारी इकॉनमी जो है वो शुरू हुई है। सो यहाँ पर यही पूछा गया है, देखो क्रिटिकल स्टेजेस पूछी हुई हैं इंडिया के एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बारे में बताओ। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उस दिन जिस दिन इंडिपेंडेंस हमको मिली थी उस शाम को इंडियन एग्रीकल्चर और इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हाल था। कह रहा है कि इसके पीछे ब्रिटिशर्स का क्या मोटिव था ये बताओ, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ये तो बच्चा लर्न ना भी करे, सिर्फ एक बार सुन ले कहानी कहीं से तो भी आपका काम हो जाएगा। व्हाट आर द कॉमन गोल्स ऑफ इंडियाज़ 5 ईयर प्लान, तो जो इंडिया ने 5 ईयर प्लान बनाए थे उनके क्या कॉमन गोल थे, क्या वो चाहते थे उन 5 ईयर प्लान के थ्रू, ठीक है। तो ओवरव्यू क्या रखा नीति आयोग ने क्या ट्रांजिशंस वहाँ पर बताए कि किस तरह से हम इन चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। उसके बाद आप ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर आ जाते हो। 10th क्लास में भी आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। ये वही क्वेश्चन है जिसके अंदर HYV सीड्स के बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है ना। फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स आप इसके अंदर यूज़ करते हो। मेजर फीचर्स क्या है स्ट्रक्चरल बेनिफिट्स के, एंड द इकोलॉजिकल इकोनॉमिक लिमिटेशंस क्या है फेस कर रहा है इंडिया। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे कैसी जो भी चैलेंजेस आए थे हमें, वो हमने कैसे फेस किए या फिर अभी हम क्या फेस कर रहे हैं। सो एक्सप्लेन द रोल एंड सोशो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ SSI। SSI का क्या मतलब होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता आपको ये एग्ज़ाम में हम पक्का दिख जाए इस बार। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बारे में बताना, 1956 में क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लाई गई थी। वाई वॉज द इंडिया compelled to introduce economic reforms in 1991। कह रहा है कि जो इंट्रोड्यूस की थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया ने 1991 में, उसके बारे में बताओ या क्यों लाई गई थी। क्रिटिकल एनालाइज करना है हमको LPG पॉलिसीज़ को। LPG पॉलिसीज़ क्या थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सबको पता है। ये जिन्होंने इकॉनमी रखी है यार उनको LPG के बारे में ना पता हो ऐसा हो नहीं सकता। फिर उसके बाद आता है हमारा मेन टॉपिक यार, इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डीमोनेटाइजेशन क्या थे, है ना। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है इन द मॉडर्न इंडिया के लैंडस्केप के हिसाब से बताना है हमको कि ये सब चीज़ें क्या हैं, ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं करंट चैलेंजेस कि जो इंडिया है वो क्या, इंडिया की जो इकॉनमी है वो क्या चैलेंजेस जो है वो फेस कर रही है। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको यही बताना है कि व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं छोटी सी ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, मुझे पता है आपको पता है ये सब चीज़ें। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब बच्चे होता है कि हम कोई चीज़ जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं देश के अंदर। लेकिन अगर मैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब हम सब डॉक्टर्स बना रहे हैं, ठीक है, अपनी कंट्री में। हम इंजीनियर्स तैयार कर रहे हैं अपनी कंट्री में, ठीक है। हम बिजनेसमैन तैयार कर रहे हैं अपनी कंट्री में। तो ये होती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये यही बोल रहा है कि क्या होती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और मेजर सोर्सेज क्या हैं, किसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनेगी। सिंपल सी बात है ना, देखो एजुकेशन अगर आपकी अच्छी है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा। हेल्थ अच्छी है, माइग्रेशन अच्छा हो रहा है, सो डायरेक्ट रोल ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में करता है इंडिया के। तो ये आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर का क्या हाल है इंडिया में, उसके बारे में बताना है। क्या परसिस्टेंट चैलेंजेस जो है वो फेस कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ना आप लोग अपने से नहीं लिख सकते, जैसे अभी पेपर लीक हो रहे हैं उसके नीट के या फिर जो भी अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, आप उसके बारे में लिखना चाहोगे तो ऐसा नहीं है कि वो लिख लोगे तो काम हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपको ये बुक से पढ़ के जाने पड़ेंगे, जो वहाँ पर हैं वही आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ रूरल डेवलपमेंट, डिस्कस द की सिस्टमेटिक इश्यूज़ रिलेटेड टू द रूरल क्रेडिट एंड द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो यहाँ पर आपको रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है कि गाँव को कैसे डेवलप करने में हेल्प करा रहे हैं, और रूरल क्रेडिट क्या होता है, कैसे आप जो गाँव के फार्मर्स हैं आप उनको किस तरह से हेल्प कर पा रहे हो, गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर रही है, कैसे बैंकिंग सिस्टम उनकी हेल्प कर रहा है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या चीज़ होती है, एग्रीकल्चर कैसे मार्केट कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। हम कैसे ऐसा करें कि भाई एग्रीकल्चर की मार्केटिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस जो है वो मार्केट में ग्रो हो, या फिर हमारा जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पता चले, या फॉरेन कंट्रीज़ में हम अपने प्रोड्यूस को सेल आउट कर सकें। ये वो उसके बारे पे क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। सभी लोगों ने पढ़ा है यार, सभी बच्चों को पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, जिसके अंदर हम
फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं करते, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते, नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो कह रहा है कि ये एक अल्टरनेटिव फार्मिंग है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और ये ज़रूरी भी है ताकि हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड को जी सकें, ठीक है, इंडियन फार्मर्स जी सकें। सो डिफ्रेंशिएट क्लियरली बिटवीन द फॉर्मल, ऑर्गेनाइज्ड या फिर इनफॉर्मल सेक्टर्स। अब बोल रहा है कि फॉर्मल सेक्टर्स और इनफॉर्मल सेक्टर के बीच में डिफरेंस बताओ। बहुत आसान है यार, है ना। अगर मैं बात करूं, फॉर्मल सेक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर वेजेस मिलते हैं, प्रॉपर सैलरीज मिलती हैं, प्रॉपर जॉब सिक्योरिटी मिलती है। इनफॉर्मल सेक्टर्स में वैसा नहीं होता, ठीक है। और डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड सोशल सिक्योरिटी डेफिशिट्स ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद आता है डिफाइन सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कह रहा है कि कैसे हम एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो भी सस्टेनेबल, जिसके अंदर हम इन्वायरमेंट को ज़्यादा दुख ना दें, ज़्यादा इन्वायरमेंट के ऊपर लोड ना डालें, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन करो कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या थ्रेट्स हैं, एंड प्रोवाइड करो ओवरव्यू ऑफ दैट 17 सस्टेनेबल गोल्स के बारे में। तो ये आपको 17 सस्टेनेबल गोल जो हैं ये आपको बताने पड़ेंगे। आई डोंट थिंक सो कि ये आपकी बुक में होगा, ये आपको गूगल करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको गूगल करना पड़ेगा, और गूगल से आपको 17 सस्टेनेबल गोल्स आपको वहाँ पर मिलेंगे, तो आप इनको ऐड ऑन कर लेना अपने आंसर्स के अंदर, ठीक है भाई। चलो, अब नेक्स्ट चैप्टर आता है कंपैरिजन विद द नेबरर्स। तो मतलब आपको कंपेयर करना है अपने नेबरर्स के साथ, नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं, या किस तरह से वो आगे बढ़ रही हैं हमसे, या फिर हम उनसे आगे बढ़ रहे हैं। तो नेबरिंग कंट्री में हमने सभी कंट्रीज़ के बारे में तो नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है किसके बारे में, सबसे पहले खुद के बारे में पढ़ना है, इंडिया के बारे में, दूसरा नंबर हमको चाइना के बारे में पढ़ना है, और तीसरा नंबर हमको पाकिस्तान के बारे में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है सिर्फ इन तीनों के बारे में? बिकॉज सिलेबस में यही है। ऐसे तो नेबरिंग कंट्री में बांग्लादेश भी आता है, भूटान भी आता है, चाइना भी आता है, चाइना नहीं सॉरी श्रीलंका भी आता है, म्यांमार भी आता है, बहुत सारे आते हैं, बट हमको जो सिलेबस में है वही पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही बनता है कि इकोनॉमी के जो ग्रोथ रेट है या सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर, सेक्टोरल मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर के अंदर कैसा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसा है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का, ये आपको कंपेयर करके बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आपने इसको रीड किया होगा, पढ़ा होगा अपनी किताबों के अंदर, तो आपको समझ आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बारे में क्वेश्चन आता है। ये किसने लिया था लीप? वही पता होगा सबको, चाइना ने ये ग्रेट लीप लिया था, जिसकी वजह से वो आज बहुत आगे चला गया है और बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिया है उसने खुद को, एंड एक्सेलरेट कर लिया है चाइना ने अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। अब ये वही कह रहा है कि कैसे किया, ये आपको बताना है, तो आपको इसके लिए लर्न करना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। सो कंपेयर करो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बेसिस पे आपको कंपेयर भी करना आना चाहिए, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक के बारे में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि मतलब कौन किसकी कंट्री में कितनी उम्र के बाद जो लोग हैं वो जल्दी मर जाते हैं या इतनी देर तक रहते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कि 1 साल से पहले कितने बच्चे जो हैं कौन सी कंट्री में ज़्यादा जल्दी मरते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में आपको कंपेयर करना पड़ेगा, डेटा आपको लर्न करना पड़ेगा, जो कि डेटा होगा सो आप देखोगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। एनालाइज द स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट पॉलिसीज़, आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो भी आपको यहाँ पर डिस्कस करनी पड़ेंगी। एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अडॉप्टेड बाय द चाइना, और जो भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं जो कि अडॉप्ट किए हैं, किसने? चाइना ने किए हैं, सिंस इट्स मार्केट ओपनिंग इन 1978। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट जो भी चाइना ने की है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो भी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई ताकि उनका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो सके, जो कि चाइना ने अडॉप्ट किया था उस समय, और ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी हुई। उन्होंने अपनी मार्केट को 1978 में ही ओपन कर दिया था फॉर द वर्ल्ड, लेकिन हमने बहुत लेट किया, है ना। सो उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि व्हाट आर द मेजर स्ट्रक्चरल रीजंस फॉर द स्लो ग्रोथ। कह रहा है कि स्लो ग्रोथ क्यों हो रही है पाकिस्तान की, वो बतानी है। पॉलिसी इंस्टेबिलिटी क्यों है उनकी, एमरजेंस ऑफ पॉवर्टी क्यों हो रहा है उनका, बार बार उनकी पॉवर्टी क्यों बढ़ती जा रही है, तो ये पाकिस्तान इकॉनमी में क्यों हो रहा है ऐसा, ये आपको बताना है, क्योंकि हमने कंपैरिजन के टाइम पे ये सब पढ़ा होता है। फिर उसके बाद बोलता है डिस्कस द हिस्टोरिकल सिमिलैरिटीज़। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल सिमिलैरिटीज़ की, तो हिस्ट्री में हमारी क्या सिमिलैरिटीज़ रही हैं हमारी, चाइना की और फिर पाकिस्तान की। सबसे बड़ी सिमिलैरिटी तो यही है कि हम तीनों के तीनों एक साथ आज़ाद हुए हैं। चाइना और हम में सिर्फ 2 साल का फ़र्क है, पर पाकिस्तान तो लाइक हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है, तो वो फिर भी हमसे बहुत पीछे है, हम थोड़ा सा आगे हैं, हमसे बहुत ज़्यादा आगे चाइना है। इन द डेवलपमेंट पाथ एंड द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना ड्यूरिंग देयर अर्ली प्लानिंग एराज, ठीक है ना, ड्यूरिंग देयर अर्ली प्लानिंग एराज।
तो उन्होंने पहले क्या ऐसे प्लान्स किए जिसकी वजह से उनकी जो कंट्री है वो जो आज इतना डेवलप कर पाई, या जो भी XYZ रीज़न रहा होगा। फिर ये मैंने कुछ आपके लिए ऐसे ही बना रखा है, आपके मतलब मेरी तरफ से जो आपके लिए होना चाहिए, है ना। सो क्या होना चाहिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो, स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है, ठीक है। स्टेप मार्किंग इज़ की, आपको राइट करना है हमेशा फार्मूला, क्योंकि आपके कम से कम फार्मूला के नंबर मिल सकें। अगर आपने क्वेश्चन नहीं भी लिखा हुआ है, लेट सपोज अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप फार्मूला लिख के आते हो तो 1 नंबर तो आपका पक्का हो जाता है वहाँ पे। और फिर भी अगर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता तो फिर फ्री में उसका 1 नंबर तो मिल ही रहा है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद टैबुलेट करना है डेटा को क्रिस्टल क्लियर आपको टेबल्स बनाने हैं जिसके अंदर इंटरमीडिएट वैल्यूज़ होनी चाहिए बिफोर सॉल्विंग। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने शुरू में फॉर्मूला लिखा और डायरेक्ट नीचे आंसर लिख दिया, बीच में क्या हुआ है वो आपको सारा कुछ सॉल्व करके बताना पड़ेगा हर एक चीज़ को, ठीक है। तो अगर ऐसा करते हो तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्यों ऐसा करना है? इवन इफ़ योर फाइनल मैथमेटिकल कैलकुलेशन हैज़ ए माइनर एरर, अगर आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी एरर हो जाती है, गलती हो भी जाती है, तो 80% स्ट्रक्चर्ड स्टेप सिक्योर द 80% ऑफ योर मार्क्स। मतलब अगर आपने कैलकुलेट किया, पूरा सॉल्व किया है क्वेश्चन, तो आपके 4 नंबर तो यहाँ पर बन ही जाएंगे। 1 नंबर चलो कट जाता है, हम मान के चलते हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है स्टैटिस्टिक्स में। अगर मैं इंडियन इकॉनमी की बात करूँ तो इंडियन इकॉनमी में आपको रीडेबिलिटी पे ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आप आंसर लिख रहे हो वो रीडेबल हो, वो पढ़ने लायक हो, ठीक है। हैवी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अनफॉर्मेटेड पैराग्राफ्स जिसका कोई फॉर्मेट ही नहीं है, कहीं से शुरू हो रहा है कहीं पे ख़त्म हो रहा है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इससे आपके मार्क्स कट होते हैं, बिकॉज पढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती बंदे की, मतलब जो भी वहाँ पर चेक कर रहा होगा, ठीक है। सो यूज स्ट्रक्चर्स, राइट इन क्लीन बुलेट पॉइंट्स। हमेशा याद रखना, कभी भी आंसर पैराग्राफ में लिखना ही नहीं है, हमेशा आंसर पॉइंट्स में लिखा करो, हमेशा आंसर पॉइंट में लिखा करो, ये याद रखना। तो उसमें आपने पॉइंट्स में हमेशा हेडिंग्स भी देनी है, सब हेडिंग्स भी देनी है, जो भी उनको ज़रूरत है। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि बोर्ड के जो एग्जामिनर होते हैं उनके पास लिमिटेड टाइम होता है आपकी कॉपी चेक करने का, और वो हाईएस्ट अवार्ड स्कोर्स तभी देंगे, मतलब हाईएस्ट नंबर वो तभी देंगे जब उनको लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड आंसर दिख रहा होगा और उनके लिए ईजी टू रीड होगा। तो सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा आप उनके लिए चीज़ें आसान बनाओगे वो आपके लिए उतने आसान बनाएंगे, ठीक है भाई। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वाली ऐसी और वीडियोस के साथ। जिन भी बच्चों का अभी आगे भी एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे आप 11th क्लास में और 12th में भी आओगे, तो 12th के भी हमारे यहाँ पर इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, आएंगी आगे। सो फॉलो करके रखो ये चैनल जो है बच्चे, ये स्पेशली जेके बोस के बच्चों के लिए ही हमने बनाया है। सो जेके बोस के आपको बहुत रेयर चैनल्स दिखेंगे जहाँ पर डिटेल में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। सो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप इनको, हमारी वीडियोस को शेयर करो, चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।